नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें 2 लाइन मोटिवेशनल कोट, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आइए देखिए, 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आप एक बार असफलता का फेस कर लिए या असफलता आपको प्राप्त हुई तो हाँ, आपको हार नहीं मानना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसी क्रम में निरंतर प्रयास करते रहिए। एक दिन आपका समय आएगा और आप सफलता को पाकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया गया? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला 3 नवंबर, दूसरा 2 नवंबर, तीसरा 5 नवंबर, चौथा 1 नवंबर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अगर हम बात करें सुनामी शब्द के बारे में तो यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तट की तरफ आती हुई लहरें। जिसका अर्थ है तटों की तरफ या तट की तरफ आती हुई लहरें या बंदरगाहों की तरफ आती हुई लहरें। अगर हम बात करें कि हाल ही के दिनों में आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने एक संग्रहालय की बात कर रखी थी, उसका नाम है स्मृति वन संग्रहालय का संबंध किससे है? तो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई हुई थी, जिसका केंद्र बिंदु क्या था? गुजरात का भुज। उसमें भारी जनहानि हुआ था, भारत साथ ही साथ इंडोनेशिया में काफी नुकसान हुआ था। तो उसी से संबंधित है स्मृति वन संग्रहालय और इसकी स्थापना कहां की गई है? तो यह गुजरात राज्य में किया गया। कहां किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। अगर हम बात कर लें यहां एक अन्य जानकारी के रूप में, तो आपको ध्यान यहां रखना है कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप जो है मित्रों, यह सुनामी के लिए मुख्य उत्तरदायी तथ्यों के रूप में या मुख्य के रूप में कार्य करता है। अब यहां से भूकंप से आपसे पूछा जाता है कि भूकंप की तरंगे या भूकंप कितने प्रकार की तरंगों के द्वारा संचारित होता है? तो आपको ध्यान रखना है यह 3 प्रकार की तरंगों द्वारा संचारित होता है। इनका नाम आपको याद रखना है पी तरंगे, जिन्हें प्राइमरी तरंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा यस तरंगे, इन्हें सेकेंडरी तरंग के रूप में, और तीसरा जो है यल तरंग के नाम से जाना जाता है। इसे धरातलीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी जो है या भूकंप का अध्ययन कहलाता है। साथ ही साथ भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और इसके स्केल के रूप में मार्केली स्केल और रेक्टेल स्केल का भी उपयोग किया जाता है भूकंप के मापन में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम यही बात कर ले 3 नवंबर की मित्रों, तो आपको भूलना नहीं है पहली बार मनाया गया है यह दिवस। कौन से दिवस के रूप में? बायोस्फीयर रिजर्व, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में कौन से दिवस को मनाया गया है? पहली बार 3 नवंबर को मनाया गया है। और ये किस संस्थान की पहल है? तो ये यूनेस्को की पहल है। उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम चल रहा है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के अंतर्गत पहली बार अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया, जो कि 3 नवंबर को। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? हमारे विकल्प दिए गए हैं, पहला डॉक्टर मोहम्मद
मोहम्मद इरफान अली, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा एंजेला मार्केल, चौथा ऋषि सुनक। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, विकल्प नंबर ये सही है। अब सबसे पहले ये जाने कि ये 17वां है। प्रश्न से ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा ये कौन सा क्रम का होगा, तो ये 17वां होगा। कहां होगा इसी के बारे में भी देखें तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति हैं कौन? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। अगर गुयाना की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन जो है यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें क्रम क्या है प्रवासी दिवस का, तो ये 17वां है। आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का शहर के रूप में है। और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर, भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो इंदौर है। अगर हम बात करें इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 9 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाना है। अगर हम बात करें कि कब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, तो 2003 से भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां यह उठता है कि यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। कहां से? भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस। अब की 2023 में क्रम 17वां है। इसका आयोजन इंदौर में किया जाना है, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू के रूप में, तो आपको याद रखना है इजराइल में हाल ही में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए हैं। अगले जो प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं वो कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वर्तमान में कौन है? तो यार लैपिड हैं और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। अगर बात करें एंजेला मार्केल की, तो इनसे आपको 2 प्रश्न जरूर याद रखने हैं। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में चांसलर जर्मनी के कौन है? तो ओलाफ सोल्ज जो हैं ये वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। और यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को। साथ ही साथ एक पुरस्कार और याद रखेंगे, नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2022 का, जो कि शरणार्थियों से संबंधित है। ये एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऋषि सुनक ने लिया है। किसके स्थान पे? लीज ट्रेस के स्थान पे, जो कि ब्रिटेन की तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल, सबसे कम समय का कार्यकाल 45 दिन का कार्यकाल अपना समाप्त किया है, या अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उन्हीं के स्थान पे ऋषि सुनक जी को चुना गया है। यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है, और ये पिक्चर किसका है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का है। अब बात हो रही थी महात्मा गांधी जी से, तो परीक्षाओं में महात्मा गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में बने हैं, उनको हम यहां देखने वाले हैं। आइए इसी क्रम में उनको हम एक सूची के माध्यम से देखें। अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। अगर हम बात करें कुछ पुस्तक और पत्रिकाएं हैं, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यंग इंडिया या हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी पुस्तकें या पत्रिकाएं हैं, तो आपको तुरंत इस पे टिक महात्मा गांधी जी को लगाना है, या महात्मा गांधी जी के संबंधित ये पुस्तकें या पत्रिकाएं हैं। अगर बात करें महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, और बिहार से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल जी के बुलावे पर बिहार गए थे गांधी जी, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर बात करें खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, और आपको यही याद रखना है 1922 ईस्वी में
चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आपको ध्यान रखना है गांधी जी के द्वारा। अगर डांडी मार्च की बात करें तो यह 1930 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, डेट सहित याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज में गांधी जी ने कब हिस्सा लिया था, तो 7 सितंबर 1931। कब? 7 सितंबर 1931 में। और एकमात्र तीनों गोलमेज, पहला गोलमेज 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, तो द्वितीय गोलमेज में ही गांधी जी ने भाग लिया था। इस प्रश्न को भी याद रखना है। पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर 1932 में इरविन और गांधी जी के मध्य में हुआ था। अगर हम बात करें यहां, आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरी संकट की बात करें तो 1938 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। और यहीं पे एक नारा दिया गया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा और किस आंदोलन में दिया गया था, तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में किया गया था गांधी जी द्वारा, तो 1924 में बेलगांव में इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है, तो हमारे विकल्प दिए गए, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा मेघालय, चौथा उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मेघालय राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। अगर बात करें मेघालय की तो यहां की राजधानी क्या है दोस्तों, शिलांग राजधानी है। और अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, कोनराड संगमा जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और बीडी मिश्रा जी यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, भारत में 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में कौन सा शहर था, तो शिलांग जो है मित्रों, जो कि मेघालय की राजधानी है, यह 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में था। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों राज्यों का गठन कब किया गया था, तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी में इन तीनों राज्यों का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये मेघालय से है। यहीं से आपको ध्यान रखना है, गारो खांसी और जयंतिया पहाड़ी और गारो खांसी जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये मेघालय राज्य से संबंधित हैं। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहां पर होता है, तो मेघालय के मासिनराम में, जो कि चेरापूंजी जिले में स्थित है, यहां पर होता है। अगर बात करें यहां अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। क्या है मित्रों, ईटानगर जो है यहां की राजधानी है। और आपको ध्यान रखना है, सतलज नदी भारत में किस प्रदेश से या किस राज्य से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। साथ ही साथ दिबांग और आपको ध्यान रखना है, दिबांग, साथ ही साथ बोमडीला दर्रा, इन सबका संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश है। इसे सूर्योदय की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर पश्चिमी की बात करें तो गुजरात है, उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु है। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहां की राजधानी
टोक, गैंगटोक है और आपको याद रखना है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है। अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है यहां की राजधानी है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत की पहली आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाला स्थल कौन सा है? तो वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यही पूरी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा या जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। देखिए यहां पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है और यहीं से आपको याद रखना है मेघालय में ही स्थित है उमियम झील। कई बार पूछा गया है कि उमियम झील का संबंध किस राज्य से है? तो उमियम झील का संबंध जो है ये मेघालय राज्य से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? तो देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत, चौथा जापान। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा वर्तमान में ये जापान सही होगा। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के 4 मुख्य द्वीपों का नाम आपको याद रखना है, होकाइडो, होन्शु, किसुसु और क्यूशु। आपको याद रखना है होकाइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु ये जापान के मुख्य 4 द्वीप हैं। और आपको याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो फूमियो किशिडो जो हैं ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। आपको याद रखना है क्वाड देशों की संकल्पना, क्वाड देशों की संकल्पना किसकी पहल थी? तो शिंजो आबे जी की पहल थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको ध्यान रखना है 2021 का पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ 2022 का नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सारे सम्मान जो हैं ये शिंजो आबे जी को दिया गया है। अगर हम बात करें यहां युद्धाभ्यास से तो 19वां युद्धाभ्यास मालाबार युद्धाभ्यास 1992 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस दौरान भारत और यूएसए के बीच में सिर्फ यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता था। अगर हम बात करें कि इसमें भारत के तरफ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो आर हरिकुमार जी द्वारा नेतृत्व किया गया है। आपको याद है कि नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो भारतीय नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल आर हरिकुमार जी हैं। यहां पर आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है, आईएनएस शिवालिक जो है इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से प्रतिभाग करने गया हुआ है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के साथ होता है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत के साथ साथ यूएसए, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और आपको याद रखना है जापान, इन 4 देशों के साथ यह संयुक्त युद्धाभ्यास क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास है। कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछ लेता है क्वाड देशों का युद्धाभ्यास के रूप में किसे जाना जाता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास को क्वाड देशों के युद्धाभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहा है इब्सा मार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपको ई जो है आपका यहां इंडिया या भारत से है और बा से यहां ब्राजील, बी से ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका एस ए से दक्षिण अफ्रीका होगा। ये 3 देश जो हैं इन देशों का संयुक्त अभ्यास जो है इसे इब्सा मार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया गया था। किसके साथ? सिंगापुर। किसके साथ मित्रों? सिंगापुर और भारत के बीच में युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, उसका नाम सिम्बेक्स है। जापान के साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, साथ ही साथ जाइमेक्स युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। अगर बात करें अमेरिका की तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर
ट्रंप युद्धाभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किन किन देशों के बीच किया जाता है? तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां एडमिरल आर हरिकुमार जी को दिखाया गया है। आपको यहीं से याद रखना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है विवेक राम चौधरी जी जो हैं, ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं। और थल सेना के प्रमुख की बात करें तो मनोज पांडे जी जो हैं ये थल सेना के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा बेंगलोर, चौथा दिया गया मुंबई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, मुंबई के द्वारा जीता गया। अब सबसे पहला प्रश्न यह भी बन जाता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहां ये जाने कि क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब यहां विजेता तो हम लोगों ने देखा कि विजेता के रूप में कौन रहे हैं? तो विजेता के रूप में पहली बार मुंबई रहा है। साथ ही साथ उप विजेता के रूप में भी आपको ध्यान रखना है, उप विजेता के रूप में हिमाचल प्रदेश रहा है। अगर हम बात करें हाल ही में ईरानी कप का भी आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है कि ईरानी कप को किसने जीता है? तो शेष भारत। किसने जीता है मित्रों? शेष भारत ने ईरानी कप को जीता है और ईरानी कप का संबंध भी क्रिकेट से है। अगर हम बात करें हाल ही में आईपीएल का 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने और 2 नई टीमों ने भाग लिया। कौन कौन? लखनऊ की टीम, साथ ही साथ गुजरात की टीम, 2 नई टीमें थी, इन्होंने प्रतिभाग किया। और आपको ध्यान रखना है कि विजेता टीम कौन रही? तो गुजरात की टीम जो रही, जिसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, ये विजेता टीम के रूप में रही आईपीएल सीजन 15वां का। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीता है मित्रों? तो पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। यह भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम बात करें टी20 महिला वर्ल्ड कप, टी20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन, वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? और आपको याद रखना है महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये दोनों खिताब जो जीता है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगर आपसे बात किया जाए टी20 महिला एशिया कप और टी20 एशिया पुरुष कप का खिताब किसने जीता है? तो टी20 एशिया कप का जो खिताब है आपको यहां ध्यान रखना है ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। जबकि महिला का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। और पुरुष वर्ग का जो टी20 एशिया कप का, इसका आयोजन कहां किया गया था? यूएई में किया गया था। इसका आयोजन पहले कहां होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे यहां से विस्थापित किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है डूरंड कप का 131वां संस्करण था और संतोष कप का 75वां संस्करण था। और ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। और किसने जीता है? तो डूरंड कप को बेंगलुरु ने जीता है, जबकि संतोष कप को केरल के द्वारा जीता गया है और इसका आयोजन भी केरल में किया गया था। आपको ये सारी जानकारियां जरूर याद रखना है। कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये प्रश्न बनने वाले हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां मुंबई जो है ये पहली बार इस कप को जीतने वाली टीम के रूप में रही है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए एजू
एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब प्रश्न आपका है हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब सबसे पहले हम यहां विकल्प देख लें। ए सेतु माधवन है, दूसरा पुनीत राजकुमार है, तीसरा जो है डॉक्टर माधव हरदा है, और चौथा जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, ए सेतु माधवन। ये इन्हों को एजुथाचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि एजुथाचन पुरस्कार किस क्षेत्र से या किससे संबंधित है? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। कहां का? केरल का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, और इसे एजुथाचन सम्मान के नाम से जाना जाता है, और ये साहित्य के भाषा में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दो प्रश्न आपके यहां से कि एजुथाचन पुरस्कार जो है ये केरल राज्य का सर्वोच्च सम्मान है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और 2022 का किसे दिया गया है? तो ए सेतु माधवन को दिया गया है। ये मलयालम भाषा के कवि हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात कर ले यही 32वां बिहारी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हरदा जी को 32वां बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात हो रही थी सम्मान और पुरस्कार से, तो आपको जरूर याद रखना है सरस्वती सम्मान, 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है मैं तो यहां हूं इनकी नाटक है। अगर हम बात करें 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है 31वां व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम यही बात कर लें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से हिंदी भाषा में किसे सम्मानित किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को सम्मानित किया गया है सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है, और उर्दू भाषा की बात करें तो चंद्रभान ख्याल को सम्मानित किया गया है। यहीं से एक प्रश्न याद रखेंगे, युवा हिंदी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगवंत अनमोल को सम्मानित किया गया है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न में युवा हिंदी साहित्य की बात की जाए तो भगवंत अनमोल होगा, और अगर हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए तो दया प्रकाश सिन्हा होगा। यकीन है ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे, और जब भी परीक्षाएं आएंगी आपसे इनको लाभ जरूर मिलेगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां पिक्चर के माध्यम से देखिए एक का पिक्चर दिखाया गया है, और जो कि केरल राज्य का सर्वोच्च सम्मान है एजुथाचन पुरस्कार, इसका भी पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो विकल्प दिया गया है, पहला जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा स्विट्जरलैंड, और चौथा जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। स्विट्जरलैंड के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी, यहां ध्यान रखना है, यात्री ट्रेन ये कितने किलोमीटर की है? इसकी लंबाई जो है मित्रों ये 2 किलोमीटर की है, और डिब्बों की संख्या कितनी है? 100 डिब्बे हैं। अगर हम बात कर ले भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो सफर करती है उसका नाम क्या है? तो या सबसे अधिक दूरी तय करने वाली कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत की ट्रेन है। अगर हम बात कर ले भारत में ट्रेनों से संबंधित,
तो रेलवे का विकास या रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डलहौजी को जाना जाता है। और कब? 1853 ईस्वी में पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की गई। कहां से? मुंबई से थाने। कहां से? मुंबई से थाने। अगर हम बात करें यहां कि वर्तमान में भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो रेलवे जोन 18 हैं। नवीनतम कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है ये नवीनतम रेलवे जोन के रूप में है। यहीं से आपको ध्यान रखना है कि रेलवे के सीईओ के रूप में वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये रेलवे के सीईओ हैं। और केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी जो हैं वर्तमान में रेलवे के केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि दो ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा किस प्रणाली का प्रयोग किया गया है? तो कवच प्रणाली का उपयोग दो ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए किया गया है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो रेलवे से पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के रूप में कौन है? तो रेलवे स्टेशन के रूप में गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के रूप में है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि वंदे भारत की चौथी ट्रेन कहां से कहां के लिए प्रारंभ की गई है? तो ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यहां से लेकर दिल्ली के लिए प्रारंभ की गई है। और इसी वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको जरूर याद रखना है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सुपर वासुकी जो है दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। और इसको 15 अगस्त 2022 से छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया है। आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर। कितनी? 3.5 किलोमीटर है। इतनी सारी जानकारियां भारत के रेलवे से संबंधित कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए इस पिक्चर का आपको पिक्चर दिखाया गया इस ट्रेन का। इस ट्रेन की लंबाई जो है ये 2 किलोमीटर की है और स्विट्जरलैंड की है ये। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न जो है इसकी राजधानी के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह का संबंध किस देश से है? यहां देखिए पहला दिया गया जापान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा यूएई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। रीसेट 2 जो है ये 2007 में पीएसएलवी C12 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और हाल ही में इसे इंडोनेशिया के करीब में जाकार्ता जो स्थल है यहां पर गिरते हुए देखा गया है। इसी कारण यह चर्चा में भी रहा है। तो आपको जरूर याद रखना है कि रीसेट 2 उपग्रह किससे संबंधित था? भारत से संबंधित था। और इसे जासूस उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, या इसे आकाश की आंख के नाम से किस उपग्रह को जाना जाता है? तो रीसेट 2 को जाना जाता था, जो कि इंडोनेशिया के जाकार्ता में नष्ट हो गया है। इसी कारण से यह चर्चा में रहा है। अब अगर हम बात करें भारत के जो अंतरिक्ष स्टेशन है या जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसरो से संबंधित, तो आपको यहां से प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर शोभनाथ जी जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और इसरो के द्वारा हाल ही में कुछ उपग्रह जो चर्चा में रहे हैं, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें PSLV C52 EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये 2022 का
पहला प्रक्षेपण था, आपको याद रखना है, इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें PSLV C-53, इसी के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में PSLV C-25 का चर्चा भी रहा है और इसे MOM मास ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता था, जो कि लंबे समय के बाद निष्क्रिय हुआ। तो इसे किससे प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के द्वारा हल्के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का सफल प्रयोग किया गया है। इसी के द्वारा आजादी सेट का सफल परीक्षण किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें निसार उपग्रह का संबंध किन किन देशों से है? तो USA की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पहल है। कौन? निसार उपग्रह, इन दोनों का संयुक्त पहल है। अगर हम बात करें नूरी की, तो आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया का उपग्रह है नूरी। अगर बात करें नूर की, तो ईरान के उपग्रह का नाम है नूर। अगर हम बात कर लें होप मिशन की, तो होप मिशन का संबंध UAE से है। साथ ही साथ राशिद जो कि चीन की सहायता से उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया था, इसका भी संबंध कहां से है? UAE से। चर्चा में रहा है आर्टेमिस मिशन, किसका है? तो ये नासा का है। और आपको याद रखना है कि नासा का स्थापना 1969 ईस्वी में नासा का भी स्थापना किया गया था। ये प्रक्षेपण से और उपग्रहों से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें, ये आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। यहां देखिए एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है रीसेट को, जिसे आकाश की आंख के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए पहला विकल्प हमारा है मोहम्मद तैयब इकराम, दूसरा रोजर बिन्नी, तीसरा दिलीप टर्की, चौथा नरेंद्र बत्रा। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, मोहम्मद तैयब इकराम को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भारतीय नरेंद्र बत्रा जी इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन निजी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और लंबे समय से यह पद खाली चल रहा था। इन्हीं के पद को फूल किया गया है मोहम्मद तैयब इकराम जी के द्वारा। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ये किस देश से संबंधित हैं? मकाऊ देश से संबंधित हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अब मकाऊ की राजधानी क्या है? लिस्बन जो है मित्रों, ये मकाऊ की राजधानी है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। अगर हम यहां बात करें भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप टर्की को निर्विरोध भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये बात करें कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया है, किसे चुना गया है? मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है पुरुष वर्ग में, जबकि महिला वर्ग में पेलिस को चुना गया है। ये किस देश की हैं? फ्रांस की हैं। पहला ये हो गया हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में मनप्रीत सिंह जो कि भारत के हैं, और पेलिस जो हैं ये फ्रांस की हैं, इनको चुना गया है महिला वर्ग में। अगर हम बात करें गोलकीपर की, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है PR श्रीजेश को चुना गया है। और सविता पुनिया, कौन है? सविता पुनिया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है कि गोलकीपर के रूप में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा
किसे चुना गया है? पीआर श्रीजेश को और सविता पुनिया को चुना गया है। ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके समस्त हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। अगर हम बात करें रोजर बिन्नी की तो आपको याद रखना है बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के स्थान पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। और हम लोगों ने बात किया कि भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में दिलीप टर्की और नरेंद्र पत्रा जो थे, ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के पहले जो थे वो अध्यक्ष थे। इन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पे मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र पत्रा जी के द्वारा समाप्त किया गया था और अगले 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर कौन रहेंगे? तो मोहम्मद तैयब इकराम जी रहेंगे। यहां इनका पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? पहला विकल्प दिया गया यूएसए, दूसरा दिया गया इटली, तीसरा दिया गया जापान, चौथा दिया गया जर्मनी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। G7 विदेश मंत्रियों का बैठक कहां बुलाया गया है? तो जर्मनी में बुलाया गया है। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है मित्रों, ये जर्मनी की राजधानी है। और आपको याद रखना है किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अब यहां सम्मेलन से बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन आपको याद रखने हैं। जैसे अगर हम बात करें इटली में G20 देशों की 2021 की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो ये इटली में बुलाई गई थी। 2022 का कहां बुलाया गया था? तो इंडोनेशिया में बुलाया गया था। और 2023 का कहां बुलाया जाएगा? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें क्वाड देशों की चौथी बैठक ये जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया गया था। और 5वां बैठक कहां बुलाया जाएगा? यूएसए में बुलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर ले यहां जापान से तो अभी आप लोगों से बात हुआ कि यह क्वाड देशों की चौथी बैठक कहां बुलाई गई थी? जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाया गया था। एक क्रम के माध्यम से देखें कि जो G7 देश हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो देखिए यहां पिक्चर के माध्यम से कनाडा है, साथ ही साथ फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है। ये 7 देश जो हैं इन्हें G7 देशों के नाम से जाना जाता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि G20 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो एक यूरोपीय यूनियन है और 19 देशों के समूह को G20 देशों के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी दैनिक समसामयिकी की दृष्टिकोण से और स्टैटिक जीके के रूप में। यकीन है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।